हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का है, दैट इज एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन। इससे पहले मैंने आपको कोड्स करवाए थे जिसमें हमारे पास डिफरेंट कोड्स थे। स्काई की थी, बॉर्डेड कोड था, देन EBCDIC कोड था। ये मैंने आपको भेजी थी वीडियो, आप सबने देखी है? हाँ जी। मैंने आपको वीडियो भेजी थी ये EBCDIC वाली, आपने देखी है किसी ने? नहीं नो। नहीं फायदा नहीं। क्या होता है बेटे ऐसे भेजने का? फिर एरर डिटेक्शन मैम और आप करेक्शन हम बाद में करेंगे, देन पहले वो कर ले जो आपने नहीं देखी वीडियो। ठीक है। हमने अस्काई और बॉर्डेड कोड किया था क्लास में। हाँ कि जी। आज हम पढ़ेंगे EBCDIC के बारे में। ये भी एक कोड है। अच्छा, बॉर्डेड कोड और स्काई कोड क्लियर है ना सबको? यस और नो? बॉर्डर। बोल ही नहीं मैम रहे हो। स्काई कोड, बॉर्डर कोड था पता, स्काई कोड था थोड़ा। ओके, बता रही हूँ। बॉर्डेड कोड जो था बॉर्डर। ये टेलीग्राफ सिस्टम्स में यूज होता था। बॉर्डेड कोड 5 बिट कोड था। इसको हमने टेलीग्राफी और पेपर टेप सिस्टम्स में यूज किया था। सबसे पुराना कोड बॉर्डेड कोड था। इसमें सिर्फ हाँ फाइव जी। बिट्स अवेलेबल होती थी, जिसके डिफरेंट 32 कॉम्बिनेशन हम बना सकते थे, 2 रेज टू पावर 32 और 2 रेज टू पावर 5 से। ठीक है। शिफ्ट कोड्स जो इसमें थे वो हमारे पास दो होते थे। और शिफ्ट कोड का मतलब कि इसमें हम बॉर्डेड कोड को इंडिकेट कर सकते हैं कि जो हमारा कोड है वो अपर केस होगा या लोअर केस होगा, यानी कैपिटल लेटर्स होंगे या स्मॉल होंगे। और वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को बढ़ा के हमने 64 कर दिया था। ठीक है। वैसे तो 5 बिट के साथ हमारे 32 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन हमने उसमें फिर शिफ्ट कोड्स को ऐड किया, जिसको ऐड करके हमने 64 कॉम्बिनेशंस बना लिए थे। जिसमें से 6 जो थे उसको हम फंक्शन कोड के लिए यूज करते थे। 58 कॉम्बिनेशंस अदरवाइज हमारे पास बचते थे, जिसमें से कि 26 अल्फा, अल्फाबेट। हाँ, जिसमें से अल्फाबेट्स, नंबर्स, फंक्शंस के लिए हमें 42 बिट्स चाहिए थी 58 में से। और बाकी जो बचती हैं बिट्स वो हम एक्स्ट्रा पंचुएशन मार्क्स के लिए यूज करते थे। ठीक है। अब ये जो नीचे आप एक टेबल देख रहे हो, आपको मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है? नहीं। एक सेकेंड। अब दिख रही है? हाँ। तो ये जो आप नीचे स्क्रीन देख रहे हो ये आपको बॉर्डेड कोड की स्क्रीन है, जिसमें से आप ऊपर वाली रोज में देखो, कुछ पंचुएशन मार्क्स हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं। उसके बाद कुछ जो हैं वो खाली छोड़े हुए हैं, जिसमें से ब्लैक लेटर्स, फिगर, स्पेस, इन सब चीजों के लिए यूज होती हैं ये वाली कीज। और जो नीचे आप देख रहे हो वो 26 बिट्स जो हैं वो अल्फाबेट्स के लिए यूज हो रही हैं। और बाकी जिस पे क्रॉस लगे हैं ये सारी शिफ्ट बिट्स हैं, शिफ्ट कीज हैं, यू कैन से। तो एक लिमिटेशन थी हमारे पास बॉर्डेड कोड की। वो लिमिटेशन क्या थी कि इसमें हम जो कोड है वो सीक्वेंस में नहीं लिख सकते। तो इसमें कंप्यूटेशन करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी, कोई कैलकुलेशन करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी। और दूसरा इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि एक्स्ट्रा पंचुएशन या कंप्यूटिंग कोड्स के लिए भी बॉर्डेड कोड डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत पुराना सिस्टम था, बहुत पुराने सिस्टम इसको हम यूज करते थे। तो धीरे धीरे हमने इसकी लिमिटेशंस देखी और उसके बाद इसको धीरे धीरे यूज करना बंद कर दिया। हाँ जी। स्काई 7 बिट। ये देखो, ये टेबल मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद बॉर्डेड कोड की बात करते हैं तो अर्ली अर्ली टाइपराइटर मशीन्स के लिए बॉर्डेड कोड को यूज किया जाता था ताकि इंटर कम्युनिकेशन हो सके। और ऐसी काफी सारी पेपर टेप पंच मशीन्स होती थी जिसमें हम ये सिस्टम्स को यूज करते थे। जैसे कि आपको एक और इमेज दिखाती हूँ मैं नीचे। कुछ शिफ्ट कीज, जैसे मैंने LGTQ की बात करी थी ना, एक F करके कुछ सी की, दो शिफ्ट कीज थी। वो यूज करते थे, जो बताती थी कि हम वो शिफ्ट की करने प्रेस करने के बाद हमें पता लगता था कि अब जो अगला करेक्टर आएगा वो करेक्टर है, अल्फाबेट है या न्यूमेरिक डिजिट है।
ठीक है, तो जो टाइपराइटर से जब उसको हम बॉर्डर्ड कोड को पेपर टेप पे पंच करते थे तो वो इस तरह से दिखता था, डॉट 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 डॉट। ठीक है, उसके बाद बाइनरी एनकोडिंग फॉर्म सेवरल कोडिंग स्कीम्स हो जाती थी इसमें। आपके बाइनरी कोड की जरूरत नहीं है। तो बॉर्डर्ड कोड मैंने आपको करा दिया था, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्काई कोड के बारे में। स्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड एक कोड, हमने पढ़ना है स्काई कोड और एक हमने पढ़ना है EBCDIC कोड, जिसका नाम है ABCD। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब हमारे पास जो मोस्टली हम कॉमनली कोड्स यूज करते हैं वो हमारे पास है BCD, स्काई, EBCDIC कोड्स। ठीक है, BCD आपके सिलेबस में नहीं है, हम EBCDIC पे आते हैं। बाइनरी कोड। EBCDIC कोड की फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। ये 8 बिट का कोड होता है, 8 बिट रिप्रेजेंट करता है एक सिंबल। एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 बिट्स यूज करते हैं, क्योंकि 8 बिट का कोड है तो 2 raised to power 8 कितने कॉम्बिनेशन हो जाते हैं? 256 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 raised to power 88 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम यूज कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं 2 raised to power 88, दैट इज 256 डिफरेंट करेक्टर्स को आप यूज कर सकते हो। अब ये हमारे टेबल है ABCDIC के लिए। देखो, ए से लेके जी तक या जेड तक हमारे पास कोड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें एक डिजिट कोड होता है, एक जोन कोड होता है। ठीक है, डिजिट कोड जो है वो सेम रहता है ए से लेके आई तक के लिए। देखो, ए से लेके आई तक के लिए हमारा डिजिट कोड सेम है, दैट इज 1100। उसके बाद जो जोन कोड है, ये हमारा जैसे डेसिमल नंबर में चलता है 0001, बाइनरी नंबर में 00101110010111011111। ठीक है, तो ये जो हमारा ए से लेके जेड तक जो हमारा जोन कोड है वो सेम चलेगा जो आपका बाइनरी नंबर्स में होता है। जैसे उसमें हम एफ को क्या लिखते हैं, उसमें देखो बाइनरी नंबर्स में क्या करते हैं, हम 0000 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट 0001 से करना है और कंटिन्यूशन में चलते जाओ, लास्ट में जाके 1001 कोड आता है। ठीक है, जो डिजिट कोड है वो ए से लेके आई तक सेम है, देन जे से लेके आर तक सेम है, देन एस से लेके जेड तक सेम है। हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कोड बनता है। अब देखो 1100 क्या होता है? 1100 क्या होता है? अगर आप हेक्साडेसिमल में बात करते हो तो सी को क्या रिप्रेजेंट करते हो? 1100। हाँ जी, 8। यस और नो? 9 क्या होता है? मैम 9 1001 हाँ, आगे बोलो, ए क्या होता है? 11 नो, 11 10। 1010 हो गया ए। हाँ जी, आगे चलो, 1011 हो गया बी। बी हाँ, 101 1100 क्या हो गया? सी। तो अब ये सी। जो हेक्साडेसिमल वाला कॉलम देख रहे हो आप लास्ट में, ये इसी से बना हुआ है। ये डिजिट और जोन, इसको इकट्ठा करके हेक्साडेसिमल में लिख दो। डिजिट क्या है यहाँ पे? 1100, दैट इज सी। और इधर जोन क्या है? 1, तो ये हो गया C1। नेक्स्ट हो गया C2, इस तरह से ये चलता जाएगा। क्योंकि आई तक हमारा डिजिट कोड सेम है तो आई तक हो गया C9। अब डिजिट कोड जे पे जाके चेंज हो जाता है, सी की जगह वो क्या बन जाता है? डी। देन फिर D1 से लेके D9, फिर एस पे जाके डिजिट कोड चेंज हो गया, वो क्या बन गया? ई। 13 ई, तो वो E2 से लेके E9 तक आएगा। ठीक है, टेबल समझ आ गया ABCDIC का 1 1 टेबल ट्रिपल कैसे है? 1 0। तो हाँ ऐसे जी, ही हम इसमें न्यूमेरिक और करेक्टर
दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैम हाँ जी। मैम इसमें अगर टेबल लिखना हो हम्म। या डिजिटल और जोन दोनों लिखने हाँ पड़ेंगे? जी, सारा टेबल लिखना पड़ेगा ऐसे ही, तभी कोड बनेगा आपका। ओके। उसके बाद हमारे ये हमने किया ए से लेके जेड तक। अब जब हमने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, जो कि 0 से लेके 9 तक नंबर्स को जब रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें जो हमारा डिजिट कोड आता है वो आता है 1111। और 1111 क्या होता है हेक्साडेसिमल में? एफ। एफ हाँ को जी। बोलते हैं ना 1111, तो एफ वो आ जाएगा 15, हमारा। हाँ, 15। यहाँ पे 0000 से कोड शुरू करेंगे, अप टू 9 आएगा, तो F0 से लेके F9 तक। क्लियर? हाँ जी। यस मैम। पता लग गया आप करेक्टर और नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है इसमें? हाँ जी। यस मैम। अब जो जोन नंबर था, जोन डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज। आपने देखा कि जो जोन था उससे हम न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अनसाइंड भी हो सकती है, ABCDIC में। और जो साइन इंडिकेटर है, C फॉर प्लस, साइन इंडिकेटर में कौन कौन से, जैसे आपने देखा C1 से लेके C9 तक था, D1 से लेके D9 तक। अब ये CD क्या है? C इज फॉर प्लस, D फॉर माइनस, F फॉर अनसाइंड, is used in zone position for of the rightmost digit। ठीक है। अब zones for all other digits remain as F। the zone value आपने देखा 0 से लेके 9 तक जो जोन डिजिट था वो क्या आ रहा? F। F0 से F9 तक हम 0 से 9 को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देयर इज ओनली वन डिजिट पर बाइट। EBCDIC कोड समझ आ गया? हाँ जी। कॉम्बिनेशन पता लग गया कितने बिट का कोड होता है? 8 बिट का। कॉम्बिनेशन 8 बनते बिट। हैं 128, जिसमें A से Z तक भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही जो भी चीज मैंने आपको बताई है, F इज यूज फॉर अनसाइन, C इज यूज फॉर पॉजिटिव, D इज यूज फॉर नेगेटिव। अब ये जोन नंबर की डिटेल नहीं करने की जरूरत हमें। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। हाँ जी, एग्जांपल देखो। यूजिंग बाइनरी नोटेशन राइट ABCDIC कोड फॉर द वर्ड बिट। उन्होंने बोला एक बिट वर्ड जो है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है ABCDIC कोड में। तो कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड होंगी इसमें, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब क्या रिप्रेजेंट करना है? बी। बी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड क्या होता है? हाँ जी। 11। बी रिप्रेजेंट करना है हमने। हाँ जी। ठीक है, इसमें जोन और डिजिट दोनों कोड्स 12। आएंगे। तो बी, 12। मैंने आपको बताया था A से लेके I तक हमारा कोड, डिजिट कोड सेम रहता है। वो क्या था? 1100। हाँ जी। और उसके बाद आप टेबल देखोगे तो B के लिए नंबर आता है 0010। 00102 हो गए। ठीक है, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B को ऐसे। टू की नहीं जरूरत, टू लिखने की जरूरत नहीं है, B बताना है हमने B को वो तो कैसे। हाँ जी। अब I है, I तक हमारा सेम था डिजिट कोड। I का क्या भी डिजिट कोड है 1100। और जोन कोड क्या है? 1001। और टी पे जाके वो चेंज हो जाता है। हाँ टी जी। पे जाके वो क्या हो जाता था? 1110। जोन कोड चेंज हो जाता था ना। और डिजिट कोड क्या होएगा? 0011। तो इस तरह से हमने बिट को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? 8 बिट से रिप्रेजेंट किया। हर वर्ड जो है वो 8 बिट का बन रहा है, देखो। बी जो है वो भी 8 बिट का बना, आई भी अच्छा। 8 बिट का बना, टी भी 8 बिट का बना। और बिट को हमने इस तरह से इस कोड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप टेबल देखो, बी देखो यहाँ पे 1100 और 0010, ये है ना बी। आई पे देखो क्या बन रहा है? 1100। टेबल को देखो 1001। और टी क्या बन रहा है? 11100011। तो आप टेबल को देख के, अगर आपको टेबल याद होगा तो आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी। अब EBCDIC कोड में कोई डाउट है तो बताओ बेटे।
है किसी को कोई डाउट इसमें? एनीबडी? नहीं। ओके, नेक्स्ट कोड है हमारा स्काई कोड। ये हमने उस दिन किया भी था, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्काई कोड कितने बिट्स का होता है? 7 बिट। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 128। 128। उसमें और बताओ स्काई के बारे में। स्काई की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई जो है वो 7 बिट का भी होता है और 8 बिट का भी होता है, ठीक है। 8 जो बिट 7 बिट करेक्टर का, वाइज सेंडिंग। हाँ, जो 7 बिट का होता है उसको हम सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं और ये 128 कॉम्बिनेशंस बनाता है। जो 8 बिट का होता है उसमें हम 256 कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। फर्स्ट 128 करेक्टर्स होंगे, 7 और 8 में वो दोनों सेम होंगे। अब 8 और 7 में डिफरेंस क्या है? उसमें 1 बिट का डिफरेंस है। पहले 128 करेक्टर्स तो दोनों के सेम है। लास्ट वाले जो 128 7 करेक्टर्स हैं वो चेंज होंगे। अब इसमें देखो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, जोन में और डिजिट में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें ए से लेके एम तक हमने सेम कोड यूज किया, जोन कोड, दैट इज 0100। और डिजिट हमारा वही 1 से लेके आगे चलता जाएगा, 1 10 तक। 0010 0011 100 101 जिस तरह से बाइनरी कोड 13 चलता तक। है। 13। 13 तक। 13 तो तक। ये हम जब इक्वलेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 क्या होता है? 4। 4। और इधर 1, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1। तो 41 42 अप टू 4D हेक्साडेसिमल में लिखना है हमने। अप टू 4D ये इस तरह से कोड बन जाता है स्काई में। उसके बाद अगर करेक्टर्स की बात करते हैं तो 0 से लेके 9 तक हमने करेक्टर्स रिप्रेजेंट करने हैं। डिजिट कोड है इसमें 0011 और जोन कोड है 0011, डिजिट कोड है 0000। तो ये बन जाएगा 30 से लेके 39 तक, ठीक है। हाँ जी। नोट डाउन कर रहे हो इसको साथ में? हाँ जी। सो पता लग गया आपको, पहले 41 से लेके 4D तक जाएगा। अच्छा, अब N से लेके M तक की बात करी थी हमने, A से लेके M तक जा रहा था ना वो। अब N से लेके Z तक कैसे जाएगा? N का भी हमारा कोड है 0100। 4। मतलब O तक तो हमारा कोड सेम रहा है 0100, P पे जाके चेंज हो जाएगा। तो पहले 41 से लेके 4F तक जाएगा, फिर 50 से लेके 5A तक जाएगा। उसमें पहले हम डिजिट जो है O तक हम जोन कोड रखते थे 4, P से हम जोन कोड रखेंगे 5। एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम डिजिट कोड को स्टार्ट करते हैं तो वो 0001 से स्टार्ट होता था, लेकिन जब हम कोड चेंज करेंगे तो वो 000 से स्टार्ट होता है। मैम हाँ जी। ये जो डिजिटल है, डिजिटल की बाइनरी लिखनी है, हम्म ये मैडम सारी जैसे हेक्सा की लिखती हैं वैसे लिखनी है ना? हाँ हाँ, हेक्सा। ठीक। तो स्काई कोड समझ में आ गया, एग्जैक्ट पता लग गया। हाँ जी। हाँ अब स्काई की एक जी। एग्जांपल लेते हैं हम। स्काई में अगर मुझे बॉय को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी है, बी है तो पहला कॉम्बिनेशन क्या था? 10000 और उसके बाद 0010। 001। ओ को रिप्रेजेंट करना है तो ओ पे जाके वो नेक्स्ट वाले में आ गया ना, चेंज हो गया, तो ये आ जाएगा 1001। वाई पे जाके इज 1011। हाँ, तो इसमें हमारे पास टोटल 3 बाइट्स रिक्वायर्ड हो गई। लास्ट वाला वाई वाला इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो वाई पे जो रिप्रेजेंट होता है वही लिखना है। मैम हाँ जी। पी थे
कोई डाउट आ रहा है? मैम देखो ना, पहले ओ आया है तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ 0 1 0 0 तो 1 उनके 1 1 डिजिटल 1 1, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और बी ਦਾ ਕੀ ਹੈ 0 1 0 0 0 0 1 0। बस उस टेबल ਨੂੰ देख के, अगर टेबल पहले बना लेंगे तो टेबल ਨੂੰ देख के रिप्रेजेंट। y क्या है 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो स्काई कोड क्या बन गया, उसके अकॉर्डिंगली हम हेक्साडेसिमल में जो नंबर है उसको लिख लोगे। y को रिप्रेजेंट करना आ गया। हाँ जी। दिस वाज ऑल अबाउट आवर कोड्स, जिसमें हमारे EBC DIC बॉर्डर्ड कोड और स्काई कोड आता है। मैम हाँ जी। यानी कि वो जैसे बी और वैसे बी और वाई अलग अलग लिखे हुए थे, जैसे बी लिखने के लिए जोन और डिजिटल दोनों को मिला मिला देना ना, हाँ उन हाँ दोनों की माइनस। हाँ। ओनम और प्रिंस को मैं रिमूव कर रही हूँ, क्यों मैम? क्योंकि आपकी वीडियो ऑन नहीं है। ओके, मैं हर बार नहीं मिनट। बोलूंगी। वीरेंद्र आपको भी रिमूव कर रही हूँ। वीरेंद्र आपने पहले भी ऑन नहीं की थी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? वीरेंद्र का माइक भी कनेक्टेड नहीं है। ओके हाँ जी, किसी को कोड्स ना पता लगे हो तो बताओ। कोई कोड में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। हाँ जी, कौन बोला? अजय आप बोल रहे हो? यस मैम। क्या बोल रहे हो? अजय क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग मैम, स्टार्टिंग वाला समझा दो। स्टार्टिंग वाला कौन सा? मैम स्पीड कर दो थोड़ी। क्योंकि आपने क्लास ही अभी ज्वाइन किया अजय कुमार, आपके लिए पूरा लेक्चर रिपीट नहीं हो सकता। मैं वीडियो शेयर करूंगी, आप वीडियो देख लेना, जो डाउट्स होंगे वो मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। वो डिस्कनेक्ट हो गया उसका। चलो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ARQ, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। वो वाला टॉपिक करने के बाद हम आएंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स पे। मैम वीडियो नालों इतने समझा दिया करो, इतने जल्दी समझ आਉਂਦਾ। वीडियो क्या? मैं कहा वीडियो नालों इतने जल्दी समझ आਉਂਦਾ मैम। हाँ बेटे, मैं लेक्चर ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ समझा रही हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार। हाँ जी। वीडियो मैं ਤਾਂ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियोस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ वीडियोस ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ और ਇਹ मटेरियल अच्छा है। हाँ जी। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ और ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਕਾਈ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैम वीडियो ऑफ कर दिए? नहीं, एक मिनट रुको। नेट बहुत जल्दी फूक होने आया, वाला लेक्चर भी लाना है ना। ਇੱਕ ਬਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਕਾਈ ਦਾ। हाँ कर लो वीडियो, चलो ऑन ऑफ कर लो। थैंक यू। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? हाँ हाँ जी जी मैम। 7। इसमें देखो स्काई कोड जो है उसमें टेक्स्ट कंट्रोल करेक्टर सारे यूज हो गए। इसको हम यूज कहाँ करते हैं? कंप्यूटर में, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, और आजकल भी स्काई यूज हो रहा है। ठीक है। हाँ जी कंप्यूटर। मैम हाँ जी। तो मैंने ये स्काई तो कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर अपनी भाषा में यूज कर रहे हैं ना। स्काई को वो बाइनरी में करता है ना बेटे। यस। कंप्यूटर कैन इंटरनली मैनेज ओनली बाइनरी डाटा लाइक 0 और 1। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ आता है। कंप्यूटर यूज एन स्काई टेबल। जब भी हम कोई ए की प्रेस करते हैं, सपोज मैंने बी प्रेस किया,
तो बी क्या में क्या होगा, जैसे ही मैं प्रेस करूंगी कंप्यूटर में जो स्काई टेबल स्टोर है वो उसमें जाके अपना उसका बाइनरी डाटा ले लेगा उस करेक्टर का, और उसको विजुलाइज मतलब उसको प्रोसेस करेगा। यहाँ पे देखो किस तरह से काम कर रहा है। आपके पहले टेक्स्ट फाइल या डाटा है जिसमें आपका बाइनरी कोड है, जैसे ही आपने उसको कंप्यूटर में डाला तो वो बाइनरी डाटा जो है वो करेक्टर में कन्वर्ट हो गया, और वो हम देखेंगे कि हमने कमांड किसको देनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको आगे कमांड चली जाएगी। give your fact। अब प्रिंटर में भी बाइनरी होता है? हाँ जी, बिना स्काई कोड हम ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपका पूरा टेबल था मतलब जिसमें आप आपके, अल्फाबेट हाँ जी ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ABCD ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ टेबल ਉੱਥੋਂ ਦੀ लेके ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕ बाइनरी ਲੈਣਾ कर देना है। 01 हाँ 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 बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ 01 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। हाँ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਪੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ बिल्कुल। Next अब ठीक है देखो जी। कैसे होता है स्काई कोड की अगर हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास एक स्काई कोड है ये वाला, जिसमें हमारा एस करेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 4 8 16 32 64। कैसे बना, हमारे पास एक बाइनरी कोड था 00100100, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाली जीरो लगाई है ये हमने लगाई है एरर चेक के लिए। अब 10010, ये कैसे करेक्टर बना 32, बताएगा कोई? हाँ जी ये 32 करेक्टर कैसे बना? मैम डिजिट ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ मैम ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ हमने देखो क्या करना है, जैसे इसको बाइनरी बनाना इजी कैसे है। सबसे पहले हमने ऐसे लिख लेना है 1 2 4 8 16 32 64, जो सारे मल्टीपल्स है ना, हाँ जी 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 ऐसे लिख लिए कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर हमारे हाँ जी पास कोड है सपोज 00100100, हर एक के नीचे आपने कोड लिख लेना है। जैसे 1 के नीचे 0 लिख लो, 2 के नीचे 0 लिख लो, 4 के नीचे 1, ऐसे इस तरह से कोड्स लिख लेने हैं पोजीशंस के अकॉर्डिंग। तो फिर उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर टेबल से इजी लग रहा है तो वैसे याद कर लो, ये अगर नहीं इजी लग रहा तो रहने दो। टेबल याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर उससे आप कोई भी करेक्टर बना सकते हो। वैसे मैं आपको ये वाली वीडियो भी शेयर कर दूंगी, अगर आप इससे बनाना चाहते हो तो कंफ्यूज ना हो जाना। अगर ये कंफ्यूजन लग रही है फिर रहने दो। मैंने एक थोड़ा ना एग्जांपल देके समझाया था हेलो की। ये मैं शेयर कर दूंगी, फिर भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है जी अच्छा, जो ARQ टॉपिक था ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट वो छोटा ऑटोमेशन टॉपिक ही है। मुझे एक मिनट वीडियो देखने तो उसकी कहाँ है। ऑटोमेशन हम्म, हाँ मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ आपको। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इज ARQ। अब ध्यान से सुनो, ARQ में क्या होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हमने यूज किया है एरर को कंट्रोल करने के लिए। हम चाहते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है वो रिलायबल कम्युनिकेशन हो, उसमें कोई एरर ना आए, और ट्रांसमिशन लाइंस पे हम डाटा को अगर रिलायबली सेंड करना चाहते हैं तो हम इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं जिसका नाम है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें हम टाइम सिस्टम को यूज करते हैं। हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई, एक्नॉलेजमेंट समझते हो, कोई भी चीज भेजते हैं तो उसके आगे एक्नॉलेजमेंट आती है कि हमारे पास वो रिसीव हो चुका है। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करते हैं कि वो हमारी जो रिक्वेस्ट हमने भेजी थी उसकी आगे एक्नॉलेजमेंट आई है या नहीं आई। अगर तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो हम उस टाइम, जब वो टाइम पर्टिकुलर टाइम एक्सपायर हो जाता है उसके बाद दोबारा से अपना मैसेज भेज देते हैं, फिर उस दोबारा से एक्नॉलेजमेंट की वेट करते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर होते हैं।
इन केस मैम टाइम आउट, ओटीपी की तरह हाँ हाँ कह सकते हो। ओटीपी भी एक तरह हमारी, हम जब भर भर के भेज देते हैं वो हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये हम ही हैं, हम ही अपने यूजर हैं और हम ही इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, देखो, इन केस टाइम आउट एक्सपायर्स बिफोर सेंडर रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, सेंडर रीसेंड द पैकेट। पैकेट मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अगर टाइम एक्सपायर हो गया है तो सेंडर देखेगा, अगर टाइम एक्सपायर से पहले एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो सेंडर उसको दोबारा से पैकेट को रीसेंड करेगा। अगर रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो उसको इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं, डाटा लॉस्ट हो गया, या फिर उस डाटा में कहीं ना कहीं एरर आ गया जिसकी वजह से रिसीवर को लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह की एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट होती है। हर ने एक फोन छोड़ दो बेटे, लेक्चर अटेंड कर लो। हाँ जी, ये 3 तरह की हमारे पास रिक्वेस्ट हैं। फर्स्ट केस में आप देखो, पैकेट उसने भेजा रिसीवर को, और जब वो पैकेट भेज रहा है तो उसमें उसने क्या क्या ऐड किया, एक तो अपना इंफॉर्मेशन पैकेट, एक हेडसेट, एक सीआरसी। ये सीआरसी हम पढ़ेंगे, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बोलते हैं इसको। ये हम कह सकते हो आप पैरिटी बिट्स की तरह इसको ऐड कर देते हैं साथ में, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा पैकेट जो है वो प्रॉपरली उधर पहुंच गया। जैसे इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी, ऐसे कंट्रोल सिग्नल्स हम लगा देते हैं अपने इंफॉर्मेशन पैकेज के साथ। और हेडर में क्या होता है, एड्रेस, कि हमने कहाँ पे भेजना है डाटा, तो वो हम यहाँ पे साथ में एड्रेस ऐड कर देते हैं। तो जब रिसीवर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है विद हेडर एंड पैरिटी, वो चेक करता है कि जो पैकेट पहुंचा वो एरर फ्री है। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा आगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है साइड पे, द हेडर इज रिक्वायर्ड एज अ सीक्वेंस नंबर। हेडर को हम सीक्वेंस नंबर हेडर में होता है या फिर एड्रेस होता है। When an acknowledgement is transmitted, it tells the sender to which data packet is next in the sequence. जैसे सपोज अगर मैंने 8 पैकेट्स भेजने हैं तो हेडर में मैं सीक्वेंस नंबर लिख दूंगी, ताकि पहले एक पैकेट गया, ये सीक्वेंस नंबर 0 था, दूसरा पैकेट गया सीक्वेंस नंबर 1 है, तीसरा पैकेट गया 0 नंबर सीक्वेंस नंबर 2 है, इस तरह से, ताकि डाटा जो है वो लास्ट में जाके जब कंबाइन होना है तो वो सीक्वेंस ऑर्डर में कंबाइन और हमारी इन्फॉर्मेशन वैसी ही रही जैसी हमने भेजी थी, इसलिए हम हेडर को ऐड करते हैं। सीआरसी जो है इसको हम साइक्लिक रिडंडेंसी कोड बोलते हैं। ये हम एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पैरिटी बिट्स हम ऐड करते थे। उसके बाद हमारी सेकंड टाइप आती है स्टॉप एंड वेट रिक्वेस्ट। स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट में वो कुछ टाइम के लिए देखता है। देखो इसका सिर्फ डायग्राम देखोगे आपको समझ आ जाएगी। इसमें देखो उसने F0 भेजा पैकेट और उसको एक्नॉलेजमेंट 1 आ गई। F1 जो पैकेट था उसमें एरर आ गया, फिर उसने F1 पैकेट की एक्नॉलेजमेंट की वेट करी। जब F1 की एक्नॉलेजमेंट आ गई फिर उसने F2 भेजा, फिर उसके एक्नॉलेजमेंट की वेट करी। तो देखो ये जो बीच में टाइम था ये था टाइम आउट। F2 के बाद उसने फिर F3 पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट आ गई F3 की। F4 पैकेट भेजा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई थी। F5 पैकेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। देखो एक्नॉलेज 5, ये जो 5 की एक्नॉलेजमेंट थी ये नहीं आई, वो हो गया टाइम आउट। मतलब इस टाइम के लिए उसने वेट करी, जब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसने क्या किया, दोबारा से उसने F4 भेजा, जहां पे जाके एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए थी उसने वहीं से पैकेट रिपीट करना शुरू कर देना है। एक्नॉलेजमेंट तो सिर्फ 5 की नहीं आई, लेकिन उसने कहाँ से दोबारा भेजा, F4 से, क्योंकि उस टाइम F4 पैकेट सेंड हो रहा था। F4 मैम F1 का समझाना जरा, जो एरर आया हुआ है। F1 एरर आ गया तो इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। ठीक है, नहीं आई थी तो उसने देखा कि एक्नॉलेजमेंट, कुछ टाइम के लिए वेट किया कि एक्नॉलेजमेंट आ जाए। जब उस टाइम के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं आई उसने दोबारा से पैकेट भेज दिया F1। ठीक है, ठीक, हाँ जी। तो ऐसे ही F4 के केस में क्या हुआ, F1 के केस में पैकेट ही पहुंचा नहीं था, वहां पे एरर आ गया था। F4 के केस में पैकेट चले गया लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं आई।
जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसने फिर से पैकेट भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आई, फिर पैकेट भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आई। ठीक है, F0 पैकेट भेजने पे एक्नॉलेजमेंट 1 आएगी, F1 के पैकेट भेजने पे एक्नॉलेजमेंट 2 आएगी, F2 पे एक्नॉलेजमेंट 3 आएगी। वो नंबर अपने हिसाब से आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने एक्नॉलेजमेंट का नंबर एक आगे ही रखना है। क्लियर? हाँ जी, स्टॉप एंड वेट रिक्वेस्ट क्लियर हो गई सबको? हाँ जी अनेक बोलो। मैम ये ऐसा हमारे फोन में भी होता है? वो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है गो बैक एंड ARQ। गो बैक एंड ARQ में क्या है? ट्रांसमीटर जो है वो सेंड करता जाएगा, चाहे एक्नॉलेजमेंट आई है चाहे नहीं आई, वो लास्ट में जाके चेक करेगा कि एक्नॉलेजमेंट आई है कि नहीं आई। देखो उसने क्या किया, F0 पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट 1 आ गई, F1 पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट 2 आ गई, F2 पैकेट में एरर आ गया था। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जब एरर आ जाता है तो वो उसको दोबारा भेजता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आती है, मतलब वो वेट करता था एक्नॉलेजमेंट की। इसमें उसने पैकेट भेजी जाने हैं। F2 पे जाके उसने देखा एरर आ गया, उसको पता ही नहीं, उसने F3 भी भेज दिया, F4 भी दे दिया, भेज दिया। फिर जाके उसको पता लगा कि F2 जो था उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो फिर वो पीछे गया, देखो गो बैक, इसीलिए इसका नाम भी यही है। फिर वो पीछे गया, उसने देखा अच्छा यहाँ से तो एरर आ गया था, फिर उसने रिपीट किया, देखो F2 F3 F4 F5। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन बिजी रहती है, ज्यादा से ज्यादा डाटा ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन अगर लाइन रिलायबल है तो सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, इस वाले मेथड को, और गो एंड वेट भी बोलते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारा एरर फ्री फ्रेम है वो पहुंचता जा रहा है। ठीक है, वो फॉरवर्ड होता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिसीव विंडो स्लाइड्स फॉरवर्ड, मतलब ये फॉरवर्ड होता जा रहा है। उसने बाद में जाके जब चेक किया कि हमारा पैकेट मिसिंग हो गया था, फिर उसने दोबारा से भेजा। इसमें थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है हमारा। देखो साइड पे लिखा हुआ है, ए without waiting for an acknowledgement it sends F1 then F2, F2 encounters an error, B sends no acknowledgement, क्योंकि एरर आ गया तो B ने कोई acknowledgement नहीं भेजी, and then continue to ignore later frame। उसने जब acknowledgement नहीं ना भेजी तो रिसीवर जो बाकी फ्रेम भेज रहा है, मतलब जैसे F3 F4 आता गया, तो रिसीवर ने उसको रिसीव ही नहीं करना। जब उसने रिसीव करना बंद कर देना है तो उसको पता लगना है कि कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, कहीं एरर आ गया, मेरा पैकेट रिसीव नहीं हो रहा, फिर वो जाके चेक करेगा कि कहाँ पे एरर आया, फिर जहां एरर आया वहां से दोबारा सेंड होना शुरू हो जाएगा। गो बैक एंड वेट बोलते हैं इसको, इसीलिए बोलते हैं। क्लियर? पहले वाले केस में वो वेट करता था, इसमें वेट नहीं करता, पैकेट सेंड हो ही जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा। ये कंपैरिजन मैम प्रोग्राम बेस्ड होता है? कैसे, क्या कह रहे हो? प्रोग्राम बेस्ड होता है जो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं? हाँ हाँ, प्रोग्राम बेस्ड है। जब भी आप इन जनरली भी जब आप शॉपिंग करते हो, कुछ भेजते हो, तो उसमें एक वो भेजता है ना, OTP भेजता है आपको, OTP इज योर एक्नॉलेजमेंट। अगर आपने OTP नहीं भेजा पर्टिकुलर उस टाइम के लिए, तो वो फिर वहां पे आपका पैकेट कैंसिल कर देता है, आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है। अच्छा। हाँ जी हरनेक, अब पूछो, आप क्या पूछ रहे थे हरनेक? मोबाइल फोन में भी ऐसा होता है, ये पूछ रहे थे? यस मैम। जहाँ पे हमने एक्नॉलेजमेंट की बेटे रखी हुई है टर्म की, हमारे एक्नॉलेजमेंट के साथ ही हमारा काम चले, वहां पे ये रिक्वेस्ट ऐसी आएगी। जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हमने मैंडेटरी नहीं रखी, वहां पे ऐसा नहीं आएगा। एक मैम आता होता है शॉपिंग के दौरान, आई एम नॉट अ रोबोट, वो भी इसी में ही हो गया? वो बेटे आजकल ना एक्चुअली काफी सारे फ्रॉड यूजर्स आ गए हैं, जो रॉबर्ट बन के या जो ऐसे यूजर्स बन